बिल ऑफ एक्सचेंज का अगर आप थोड़ा सा स्पेसिमेन पहले देख लें तो समझने में ज़रा आसानी हो जाएगी। स्पेसिमेन कुछ इस तरह से है, वैसे ही यहाँ पे अमाउंट लिखी है ₹10,000, डेट लिखी है, लेट्स सपोज हम अजम्पशन कर लेते हैं 1/1/2024। आफ्टर 3 months पे ₹10,000 to Mr. A, Mr. Ali for value received. और यहां पे हम लिखते हैं accepted Zen to Zen, और यहाँ पे साइन आ जाएंगे लेट्स सपोज मूसा के। ठीक है, गॉट इट। ये हमारी अजम्पशन है, ये एक स्पेसिमेन है। अब इस स्पेसिमेन में देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज में प्रॉमिस नहीं किया जाता जैसे प्रो नोट में था। इसको देख के क्या लग रहा है? आफ्टर 3 months पे ₹10,000 टू मिस्टर अली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। कि इसको देख के क्या ये नहीं लग रहा कि ये ऑर्डर कर रहा है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा। अगर रिक्वेस्ट नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है? ऑर्डर कर रहा है। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट करता तो यहाँ पे लिखा होता कि जनाब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आई रिक्वेस्ट यू टू पे दिस 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 दिस, ऐसे ही है। अच्छा, ऑर्डर के अंदर भी कर्टेसी के वर्ड्स होते हैं। देखिए मिसाल के तौर पर मैं एक इदारे का प्रिंसिपल है। अब वो इदारे का प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के हिसाब से उस इदारे के अंदर सबसे की पोस्ट पे होता है। अगर लेट सपोज उसके लोअर पोस्ट का कोई बंदा उससे अपनी कोई बात मनवाना चाहता है या उसको कहना चाहता है, तो वो कहेगा सर प्लीज़ मेरा ये काम कर दें, वो रिक्वेस्ट करेगा। ऐसे ही है। और अगर वो प्रिंसिपल अपने से नीचे वाले बंदे को अगर वो ये कह देता है कि यार प्लीज़ मेरा ये काम कर दें, तो वो रिक्वेस्ट नहीं होगी, स्टिल वो ऑर्डर ही होगा। आर यू गेटिंग मी पॉइंट? अब ऑर्डर के अंदर कर्टेसी के वर्ड्स होते हैं, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्डर है? तो जब आप राइट पे हो, जब आपके पास इतना राइट हो कि आप अगले बंदे को अपनी बात मनवा सकते हैं बगैर रिक्वेस्ट किए, तो उसमें अगर आप कर्टेसी के वर्ड यूज कर भी लेंगे तो उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, वो क्लियरली ऑर्डर ही होगा। लेकिन अगर आपके पास आप इस कैपेसिटी में नहीं है कि आप अगले बंदे को अपनी बात मनवा सकें, ठीक है, अगले बंदे पे डिपेंड करता है आपकी बात माने या ना माने, तो वो फिर अगर आप उसमें कर्टेसी के वर्ड यूज़ करेंगे तो फिर वो ऑर्डर नहीं होगा, वो क्या होगी? रिक्वेस्ट होगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर 3 months प्लीज़ पे ₹10,000 टू मिस्टर अली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। इसका मतलब क्या है कि जो पैसे लिए हैं मिस्टर अली को मेहरबानी फरमाकर 3 महीने बाद पेमेंट कर दें। एक ये स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट अगर यहाँ पे होती आफ्टर 3 months पे ₹10,000 टू मिस्टर अली, प्लीज पे ₹10,000 टू मिस्टर अली, आई विल पे बैक टू यू, आई विल पे बैक टू यू। इसका मतलब क्या हो गया? रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यार पैसे दे दो, मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। अब अगले बंदे पे डिपेंड करता है कि वो पेमेंट करे या ना करे। यहां पे स्टेटमेंट में क्या है कि जनाब जो तुम्हें वैल्यू रिसीव तुमने कर ली है या जो वैल्यू रिसीव हो चुकी है उसके बदले में मेहरबानी फरमाकर पेमेंट कर दो। यहां पे आप उसको कन्विंस नहीं कर रहे पेमेंट करने के लिए, आप ऑर्डर दे रहे हैं। और अगर यहाँ पे कर्टेसी के वर्ड्स आप यूज कर लेंगे तो इससे कोई हर्ज नहीं होगा। समझ आई बात की? तो अभी हम एग्जांपल्स करेंगे कर्टेसी के वर्ड्स वाली, तो वो आपको क्लियरली बहुत कुछ आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेगा। अच्छा, एक तो बात ये होगी कि जनाब इसमें क्या है? ऑर्डर है, इसमें रिक्वेस्ट नहीं है। ऑर्डर कौन कर रहा है जी? ऑर्डर इसको एक बनाने वाला है जिसके साइन यहां पे आएंगे, उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉअर।
जिसके लिए बनाया गया, यानी कि जिसको भेजा गया ये ऑर्डर, जिसको ऑर्डर किया गया, उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉई। और यही बंदा क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट भी करेगा। ड्रॉई जो होगा वो उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट भी करेगा। तो यही बंदा क्या बन जाएगा, एक्सेप्टर। ओके, और ये बंदा कौन होगा, ये बंदा मिस्टर अली पेई होगा। तो हकीकत में इसमें तीन पार्टीज हैं, एक वो बंदा जो कि ड्रॉर है, दूसरा वो बंदा जो ड्रॉई और एक्सेप्टर है, और तीसरा वो बंदा जो पेई है, जिसको पेमेंट मिल रही। क्लियर? तो प्रो नोट के अंदर दो पार्टीज थी, मेकर और पेई। इसके अंदर कितनी पार्टीज हैं, तीन पार्टीज हैं, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। देखो प्रो नोट के अंदर पेमेंट कौन कर रहा था, आई प्रॉमिस टू पे ₹1000, यानी कि मेकर ही पेमेंट कर रहा था। यहां पे पेमेंट कौन करेगा, यहां पे ड्रॉर अपने साइन करके ड्रॉई को ऑर्डर दे रहा है कि क्या करो, पेई को पेमेंट कर दो। मतलब यहां पे पेमेंट कौन करेगा, ड्रॉई या एक्सेप्टर। ठीक है, एक ही बंदा, ड्रॉई पेमेंट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब पेई को प्रो नोट के अंदर जब पेई को पेमेंट चाहिए होगी तो वो किसके पास जाएगा, मेकर के पास जाएगा। और बिल ऑफ एक्सचेंज में जब पेई को पेमेंट चाहिए होगी तो वो ड्रॉर के पास नहीं आएगा, बल्कि वो किसके पास जाएगा, ड्रॉई के पास जाएगा। गॉट इट जी? देखिए ड्रॉर कौन है, जिसने इस बिल को ड्रॉ किया, जिसके साइन यहां पे होंगे। ठीक है, जो ऑर्डर देने वाला है, जिसको ऑर्डर किया जा रहा है, यानी कि जिसके नाम पे ये बिल बना, जिसको ऑर्डर किया जा रहा है, टू जैन को ऑर्डर किया जा रहा है, वही एक्सेप्टर भी होगा। ठीक है, तो ये बंदा कौन होगा, जैन, ड्रॉई होगा। ओके, और जिसको पेमेंट करनी है, जिस पार्टी को पेमेंट करनी है, वो पार्टी कौन होगी, वो जैसे कि यहां पे मिस्टर अली को पेमेंट करनी है, तो ये पार्टी आपके पास पेई कहलाएगी। गॉट इट? ड्रॉई और एक्सेप्टर सेम होंगे। वाह भी वाह, माया माया। अच्छा चले, वही है ना। अच्छा जी, अब एक पॉइंट और देखिए बेटा, आप लोगों ने जब प्रो नोट पढ़ा था तो प्रो नोट पे साइन थे सिर्फ किसके, मेकर के। और मेकर के साइन के अलावा उसके ऊपर किसी किस्म का और कोई साइन नहीं थे, ऐसे ही है। और मेकर जनाब पेमेंट कर देता है, मैच्योरिटी टाइम था या डिमांड था, वट एवर द केसेस। यहां पे ड्रॉई को लिखने के साथ साथ यहां पे उसका एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। अगर यहां पे लिखा होगा ना एक्सेप्टेड, तभी ये प्रो नोट ठीक होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज ठीक होगा। ठीक है, यहां पे ड्रॉई का एक्सेप्ट करना भी जरूरी है। प्रो नोट में पेई का एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है, उसमें मेकर ने बनाया, आपने साइन किया, दैट्स इट। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉर अपने साइन भी करेगा और ड्रॉई अपने साइन करके उसको एक्सेप्ट भी करेगा। गॉट इट? तो प्रो नोट में और बिल ऑफ एक्सचेंज में ये फर्क भी है। तो आने वाले टॉपिक में इंशाल्लाह हम लोगों ने यही चीजें डिस्कस करनी है कि बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या, उसके क्या फीचर्स हैं, और बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रो नोट में क्या फर्क है। ओके, तो यहां पे जनाब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जरा बुक से देख लीजिए। कहते हैं जनाब, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है, हम कहते हैं जनाब, अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द, यहाँ पे मेकर नहीं होना चाहिए, ड्रॉर होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, साइंड बाय द मेकर, डायरेक्टिंग अ पर्सन टू पे ऑन डिमांड और एट अ फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल फ्यूचर टाइम a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। यानी कि जो वर्डिंग प्रो नोट के लिए थी वही यहाँ पे है। प्रो नोट में सिर्फ क्या था, प्रॉमिस था, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है। ओके, एनालिसिस करने के बाद हमें पता चला कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन एंड साइंड ऑर्डर डायरेक्टिंग अ पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और हिज ऑर्डर, दैट्स इट। यही बात हमने की। इसके बाद आ जाइए जनाब पार्टीज की तरफ। तो इसमें जैसे मैंने बताया तीन पार्टीज हैं। ड्रॉर, हु इज ड्रॉर, इट इज अ पर्सन हु ड्रॉज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, द ड्रॉर इज लायबल ऑन अ बिल ऑफ एक्सचेंज एज प्रिंसिपल डेटर अंटिल द ड्रॉई एक्सेप्ट द बिल।
ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया बिल को, तो फिर पेमेंट कौन करेगा? ड्रॉई करेगा। ठीक है, ड्रॉई एक्सेप्ट नहीं करता तो तब तक पेमेंट के जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ड्रॉअर के ऊपर है। अच्छा, ड्रॉई या एक्सेप्टर कौन है जनाब? इट इज अ पर्सन हु इज ऑर्डर्ड टू पे द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन whom the bill is drawn. When drawee accepts the bill of exchange, when he gives consent to make the payment, he is called the acceptor. The drawee is not liable until acceptance. On acceptance, he becomes liable as acceptor to pay holder on demand after maturity. ठीक है जी। ड्रॉई कौन बंदा है? ये वो बंदा है जिसको ऑर्डर दिया जाता है पेमेंट करने के लिए, ठीक है, और ये फिर जब एक्सेप्ट कर लेता है तो ये कौन बन जाता है? एक्सेप्टर बन जाता है। और जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करता तब तक ये पेमेंट देने के लिए लायबल नहीं होता। अगर ये एक्सेप्ट कर लेगा तो पेमेंट देने के लिए लायबल हो जाएगा। गॉट इट? तीसरा बंदा जनाब पे। ये कौन सा बंदा है? इट इज अ पर्सन टू whom द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज पेएबल। जी बेटा, ऑल ओके? अब इसके एसेंशियल्स की हम लोग बात करते हैं। जैसे प्रो नोट के एसेंशियल्स हमने पढ़े थे, वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज के क्या एसेंशियल्स हैं? नंबर 1, जैसे तमाम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के हैं, इट मस्ट बी इन राइटिंग। ये राइटिंग में होना चाहिए। बाय वर्ड्स ऑफ माउथ कभी भी बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बना करता। ठीक है, इट मस्ट बी इन राइटिंग। उसके बाद कहता है जी दिस इज एक्चुअली ऑर्डर टू पे। ये ऑर्डर टू पे है, ये रिक्वेस्ट टू पे नहीं है, ये प्रॉमिस टू पे नहीं है, ये ऑर्डर टू पे है। और ऑर्डर टू पे में आप कर्टिसी के वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसकी एग्जांपल्स अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। पहले पढ़ लेते हैं ऊपर क्या कह रहा है जी। अ बिल ऑफ एक्सचेंज कंटेन्स एन ऑर्डर टू पे इंस्टेड ऑफ प्रॉमिस टू पे लाइक इन प्रॉमिसरी नोट। दिस फीचर डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम प्रॉमिसरी नोट। Further, a request to pay money is not considered to be a bill of exchange. Okay? पैसे देने की जो रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट को हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं करेंगे, प्रॉमिस को हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं कहेंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर को हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज कहेंगे। अब इसके एग्जांपल्स देखिए। कहता है जी बाबर प्लीज पे ₹50,000 टू एहसान और ऑर्डर। हाँ जी भाई साहब, यहां पे क्या है जी? यहां पे ऑर्डर दे रहा है बट इन कर्टेसी वर्ड्स कि बाबर प्लीज एहसान या जिसको वो कहता है उसको 50,000 रुपये दे दो। ओके, यहां पे बाबर की ऑन पे नहीं है कि वो पेमेंट करे या ना करे, बाबर को लाजमी है उसके ऊपर कि वो पेमेंट करेगा। ओके, नीचे आ जाइए। कहता जनाब बिलाल विल मच ओब्लाइज मी बाय पेइंग टू दाऊद ₹30,000। मेहरबानी होगी आपकी, बड़ा शुक्रगुजार हूंगा आपका, दाऊद को जरा 30,000 रुपये दे दो। ये भी कर्टिसी के वर्ड। ठीक है, यहां पे अगर आता विल यू तो फिर ये रिक्वेस्ट होनी थी। नीचे आ जाइए। कहता जनाब बाबर, तीसरा सी पार्ट पढ़ रहा हूं। बाबर प्लीज लेट जाजिब हैव 50,000 एंड प्लेस इट टू माई अकाउंट एंड ऑब्लाइज। कि जनाब जाजिब को क्या कर दो, 50,000 दे दो और उसको मेरे खाते में लिख दो। अब यहां पे बाबर के ओन पे है कि वो पैसे देता है या नहीं देता। बाबर को ऑर्डर नहीं मिल रहा। ओके, इसके बाद देखिए जनाब बुशरा आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू मेक इट कन्वीनियंट टू पे ₹10,000 टू गालिब। अगर आप गालिब को 10,000 दे दें तो मैं आपका बहुत आभारी हूँगा। आभारी समझते हैं ना? ठीक, हाँ जी। ओके, तो यहाँ पे बुशरा की ओन पे वो पेमेंट करती है या नहीं करती, तो लिहाजा ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है, ये ऑर्डर नहीं बल्कि ये रिक्वेस्ट है। तो सिंपल सा इसका फॉर्मूला है कि अगर आप वर्ड्स के अंदर, कर्टिसी वर्ड्स के अंदर अगर आप ये देखें कि अगले बंदा उसकी ओन पे है पेमेंट करना या ना करना, तो फिर वो रिक्वेस्ट में हो जाएगा, वो वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। ठीक है, लेकिन कर्टिसी वर्ड्स के अंदर अगर कोई बंदा किसी को कोई बात कर रहा है और अगला बंदे को वो बात माननी ही माननी है, उसके पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, तो हम उसको क्या मान लेंगे, ये आपके पास क्या है, स्टिल इट इज एन ऑर्डर। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने जैसे प्रोनोट में पढ़ा था कि अनकंडीशनल और डेफिनेट होना चाहिए। ओके, मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं लगनी चाहिए कि ऑर्डर दिया है जनाब मैं कब पेमेंट करनी है कब नहीं करनी। ओके, तो ये अनकंडीशनल और डेफिनेट होना चाहिए। और कौन सी ऐसे सिचुएशंस हैं जिनमें हम लोग किसी चीज़ को अनकंडीशनल मान लेते हैं, हालांकि कंडीशन लगी हो, अपेरेंटली हमें लगता है कि कंडीशन है, लेकिन लॉ हमें कहता है कि ये अनकंडीशनल ही होंगे। वो कौन सी चीज़ें जी? अगर आप कोई प्लेस स्पेसिफाई कर दें, अगर आप टाइम स्पेसिफाई कर दें, या कोई ऐसा इवेंट जिसने अकर होना ही होना है। ठीक है, मैंने एग्जांपल फिर दूंगा बिल गेट्स की डेथ की।
ओके, तो उसने अक्कर होना ही होना है। समझ आ रही है बात की? तो कह सकते हैं, लेकिन क़यामत का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ मुसलमानों की हद तक है, ठीक है। और बाकी जो लोग हैं, क्योंकि लॉ तो मुसलमान या गैर मुस्लिम के लिए नहीं है ना, लॉ तो सबके लिए है, जो भी पाकिस्तान या हिंदुस्तान या बरतानिया में जो बंदे रह रहे हैं उन सब के लिए। तो इस वजह से अगर हम ये स्टेटमेंट पास करते हैं कि क़यामत वाले दिन पैसे दे दूंगा, तो वो एक स्पेसिफिक चीज़ हो जाएगी, तो उसको भी लॉ कहता है कि यार ये बेहतर है कि ये बात ना ही करो। ओके, अच्छा था वैसे। ये कहाँ से आती है ये बातें, कहाँ से आते हैं ये लोग? आगे जी बेटा, इज इट ओके? अच्छा, इसके बाद जनाब कहता है जी साइंड बाय ड्रॉअर एंड ड्रॉई। अब यहाँ पे प्रोनोट में सिर्फ और सिर्फ साइंड बाय मेकर था, अब यहाँ पे क्या होगा? साइंड बाय ड्रॉअर, और ड्रॉई का एक्सेप्ट करना भी लाजिम है, ठीक है। ड्रॉई के साइन कैसे होंगे? ड्रॉई ने अगर साइन कर दी तो हम क्या कहेंगे? ड्रॉई ने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, तो ड्रॉई का एक्सेप्ट करना लाजिम है। इसके बाद कहते हैं जी सर्टेन पार्टीज के, पार्टीज जो भी हैं तीनों पार्टीज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए कि कौन कौन सी पार्टी है, हु इज ड्रॉअर, हु इज ड्रॉई एंड हु इज पेइंग, ये क्लियरली आपको पता होना चाहिए। इसके बाद कहते हैं जी सम पेएबल मस्ट बी सर्टेन, कि जो अमाउंट जिसका ऑर्डर दिया जा रहा है पेमेंट करने के लिए वो सर्टेन होनी चाहिए। और बाज़ औक़ात आपने पेमेंट नहीं लिखी लेकिन फिर भी वो कंसिडर की जाएगी कि वो अमाउंट सर्टेन है, वो अनसर्टेन नहीं है। वो कौन कौन सी सिचुएशन है? नंबर 1 कहता है जनाब अगर अमाउंट पेएबल है विद स्पेसिफिक इंटरेस्ट, यानी कि 1,10,000 रुपये विद 10% इंटरेस्ट, जो कि असर्टेनेबल है। असर्टेनेबल अमाउंट जो भी होगी वो कभी भी अनसर्टेन डिक्लेयर नहीं की जाएगी, ठीक है। या फिर आपके पास कोई एक्सचेंज रेट था, मिसाल के तौर पर अगर कल मैंने एक्सचेंज रेट डॉलर की एग्जांपल दी थी, अब मैं कहता हूं जनाब ₹10,000 एट कूपन रेट या काइबर रेट, कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। काइबर रेट वो होता है जो आपका रेट प्रिवेलिंग होता है, ये डेली बेस पे, ये थोड़े थोड़े टाइम के बाद कम ज्यादा चेंज होता रहता है। नहीं, करेंसी नहीं है, ये इंटरेस्ट रेट होता है। इसको कहते हैं कराची इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है। तो जब आप बड़े हो जाएंगे थोड़े से, जब आप आर्टिकल्स करने के लिए जाएंगे तो आपका वास्ता इसके साथ तकरीबन डेली बेस पे पड़ेगा, अगर आप एडवाइजरी वाले साइड पे हैं। एडवाइजरी एक डिपार्टमेंट है जहां पे आप लोगों को बिजनेस करना सिखाते हैं, जहां पे आप लोगों को बताएंगे कि आपको बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वहां पे आप वो वाली टर्म सीखेंगे जो शायद आपने कभी जो है वो ना सुनी हो। एक टर्म बड़ी मजे की हम लोग यूज करते थे, डर्टी इंटरेस्ट। आपने डर्टी का कुछ लफ्ज और सुना होगा, ठीक है, डर्टी हैरी, बट यहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डर्टी इंटरेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो डर्टी इंटरेस्ट जो है ये भी टर्म आप इंशाल्लाह जब आर्टिकल्स करने के लिए जाएंगे तो वहां पे सीखेंगे कि डर्टी इंटरेस्ट भी एक चीज़ है। जब इंशाल्लाह रिपोर्टिंग 2 में भी इवन आप आएंगे तो वहाँ पे भी आपको हो सकता है आपका टीचर इसके बारे में बताए। ये हकीकत में वो इंटरेस्ट होता है कि जब आप कोई डिबेंचर का पता है कि नहीं पता आप लोगों को? डिबेंचर का पता है ना कि कंपनीज जो हैं वो शेयर के जैसे डॉक्यूमेंट इशू करती हैं और उसके बदले में कर्जा लेती हैं और डॉक्यूमेंट देती हैं और उनको प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देते रहती हैं और बाद में फिर वो डिबेंचर्स को परचेज करके लोन को वापस कर देती हैं, ठीक है, अनलाइक जो आपका इन्वेस्टमेंट होती है। तो अब उसमें डिबेंचर अगर एक कंपनी के पास 100 रुपये का था, उसके ऊपर इंटरेस्ट था लेट सपोज 8%, तो 6 महीने के बाद वो डिबेंचर की वैल्यू कितनी हो चुकी होगी? 104 रुपये, ठीक है, 6 महीने का इंटरेस्ट 4 रुपये। अब अगर ये डिबेंचर मिस्टर ए ने परचेज किया था, अब अगर मिस्टर ए से ये मिस्टर बी परचेज करता है 104 रुपये का, क्योंकि मार्केट में वैल्यू कितनी हो चुकी होगी इसकी? 104 रुपये, तो इसको साल बाद ये डिबेंचर 108 रुपये का हो चुका होगा। अब इसमें से हकीकत में मिस्टर बी को जो पेमेंट मिली है इंटरेस्ट की वो 4 रुपये मिली है, ठीक है। इंटरेस्ट हकीकत में देखा जाए तो साल के बाद कितना एक्रू हुआ? 8 रुपये का, लेकिन इसमें से मिस्टर बी को कितनी पेमेंट मिली? 4 रुपये पेमेंट मिली। क्यों? 4 रुपये इंटरेस्ट के, और ये 4 रुपये इसने जो इंटरेस्ट था वो परचेज किया था,
ठीक है। तो वो जो इंटरेस्ट परचेज किया जाता है उसको कहते हैं डर्टी इंटरेस्ट। ओके, ये इंशाल्लाह आप रिपोर्टिंग 2 में भी जाके सीखेंगे और खास करके आर्टिकल्स के दौरान। एनीवेज, बात लॉ की हम कर रहे थे, अकाउंटिंग में पहुंच गए। तो अगर कहते हैं जनाब पे रुपीज 10,000 एट काइबर रेट, 10,000 विद इंटरेस्ट एट काइबर रेट। अब यहां पे उसने रेट भी मेंशन नहीं किया, उसने सिंपली क्या कह दिया, काइबर रेट। अब काइबर रेट प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट को कहते हैं, एक्सचेंज रेट को कहते हैं। जनाब जो भी आपके पास इंटरेस्ट चल रहा है इस रेट पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे कि ये असर्टेनेबल है, ये अनकंडीशनल समझा जाएगा, ये कंडीशनल नहीं समझा जाएगा। और तीसरी बात कहते हैं जनाब अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ पे कर रहे थे और आपने इंस्टॉलमेंट पे कर दी और रिमेनिंग डेट आपके पास रह गया और आपने ये लिख दिया कि जनाब पे रिमेनिंग डेट टू मिस्टर ए, ठीक है, पे रिमेनिंग डेट टू मिस्टर ए। अब रिमेनिंग डेट की अमाउंट नहीं लिखी हुई लेकिन आप वो अमाउंट निकाल सकते हैं। ओके, तो उस सिचुएशन में भी आपकी वो जो अमाउंट जो आपने लिखा हुआ है रिमेनिंग डेट, तो वो आपका अनसर्टेन ही होगा बल्कि वो सर्टेन ही कंसीडर किया जाएगा। जैसे प्रो नोट में हमने ये 3 कंडीशंस पढ़ी थी। अच्छा जी, इसके बाद फिर भाई साहब फरमाते हैं जनाब सम पेएबल मस्ट बी लीगल टेंडर। जैसे मैंने बताया कि ये पाकिस्तान की करेंसी होनी चाहिए, लीगल टेंडर। ठीक है, ये कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये किसी किस्म की फॉरेन करेंसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये पाकिस्तान की करेंसी में ऑर्डर होना चाहिए कि जनाब फलां इतने पैसे आप पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से पे कर दें। क्लियर? अच्छा जी, इसके बाद वो कहते हैं जनाब डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज। तो काफ़ी हद तक हम इसके डिफरेंसेस पढ़ चुके हैं, लेकिन दोबारा फिर मैं डिफरेंस की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं जनाब प्रो नोट में और बिल ऑफ एक्सचेंज में नंबर ऑफ पार्टीज की। कितनी पार्टीज हैं प्रो नोट में? 2 पार्टीज हैं, मेकर और पे। जबकि इसमें कितनी पार्टीज हैं? 3। कौन कौन सी? ड्रॉर, ड्रॉई एक्सेप्टर और पे। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं जनाब द मेकर ऑफ द नोट कैन नॉट बी पे। जैसे मैंने आपको बताया कि मेकर जो होता है, कोई भी बंदा अपने आप से प्रॉमिस नहीं करता, आई प्रॉमिस टू पे माई सेल्फ, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होता। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ये आ सकता है आफ्टर 3 months पे रुपीज 10,000 टू मी फॉर वैल्यू रिसीव्ड। अब यहां पे आप ऑर्डर किसको दे रहे हैं? जैन को ऑर्डर दे रहे हैं। ठीक है, और क्या कह रहे हैं कि मुझे आपने पैसे देने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ड्रॉर कैन बी पे। ड्रॉर बिल ऑफ एक्सचेंज में पे हो सकता है, क्योंकि यहां पे ड्रॉई पेमेंट करने वाला और पे डिफरेंट पार्टीज हैं। आई एम सॉरी, पेमेंट करने वाला और पे डिफरेंट पार्टीज हैं। जबकि आपके पास बनाने वाला, सॉरी, ड्रॉर, मेकर और पेमेंट करने वाला एक पार्टी है। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में पेमेंट करने वाला और ड्रॉर डिफरेंट पार्टीज हैं। समझ आ गई बात की? इसके बाद कहते हैं जनाब प्रॉमिस एंड ऑर्डर। प्रो नोट में प्रॉमिस किया जाता है, जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर दिया जाता है। एक्सेप्टेंस, प्रो नोट को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं होती, उसमें जस्ट मेकर के साइन ही अनफ है। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाने के लिए ड्रॉई के साइन करके एक्सेप्ट करना जरूरी है। इसके बाद जनाब नेचर ऑफ लायबिलिटी। प्रो नोट में जो मेकर है उसकी लायबिलिटी प्राइमरी है। प्राइमरी मतलब कि पेमेंट मेकर ने करनी है। ठीक है, और बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉर है उसकी लायबिलिटी सेकेंडरी है, मतलब पेमेंट कौन करेगा? ड्रॉई करेगा। अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं करता तो फिर ड्रॉर की तरफ बात आएगी। इसके बाद जनाब मेकर्स पोजीशन की हम बात करते हैं, तो वही बात है कि मेकर्स की जो पोजीशन है वो इमीडिएट पोजीशन है, मतलब मेकर पे के साथ डायरेक्ट है, इमीडिएट पोजीशन पे है। जबकि ड्रॉर जो है उसकी पोजीशन इमीडिएट नहीं है, ड्रॉई की पोजीशन इमीडिएट है पे के साथ। यानी कि पे को पेमेंट कौन कर रहा है? ड्रॉई कर रहा है, मेकर पे को पेमेंट नहीं कर रहा। इसके बाद जनाब पेएबल टू बेरर। हमने ये पढ़ा था कि प्रोमिसरी नोट पेएबल टू बेरर हो ही नहीं सकता, याद है ना? प्रोमिसरी नोट कभी भी पेएबल टू बेरर नहीं हो सकता। ये हमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट ऑर्डिनेंस 1956 ने हमें ये बताया था कि जनाब पेएबल टू बेरर प्रोमिसरी नोट नहीं हो सकता, बैंक के अलावा या गवर्नमेंट के अलावा। ठीक है, ये पेएबल टू बेरर प्रोमिसरी नोट कोई भी इशू नहीं कर सकता, और बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू बेरर ऑन डिमांड इशू नहीं कर सकते, पेएबल टू बेरर ऑन डिमांड इशू नहीं कर सकते। इसके बाद जनाब नोटिस ऑफ डिसऑनर। अगर आपका प्रो नोट जो है वो डिसऑनर हो जाए,
मतलब एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी आपको पेमेंट ना मिले, तो आपको पब्लिकली बताने की जरूरत नहीं है, उसको नोटिफाई करवाने की जरूरत नहीं है, नोटरी पब्लिक के पास लेके जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपका बिल ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि उसमें जारी बात है जो पेमेंट कर रहा है उसको खुद ही पता है कि पेमेंट नहीं हुई, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में क्योंकि ड्रॉर डिफरेंट पार्टी है पेमेंट करने वाली पार्टी से, तो अगर आपको पेमेंट नहीं मिलती तो आप इसको नोटिफाई करवाओगे, ठीक है। आप इसके नोटिस दिलवाओगे, किस चीज के नोटिस? डिसऑनरशिप के, कि जनाब ये आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, बंदा पैसे देने से इनकार कर गया, ओके, ताकि ड्रॉर को पता चले कि पेमेंट नहीं हुई। यहां तक किसी किस्म के मसले मसाइल बेटा ऑल ओके जी? अच्छा, जिसके बाद बेटा सारे के सारे क्वेश्चंस हैं। चलें जी, वैसे एक पेज है, चलें ठीक है, कल ज्यादा पढ़ लेंगे। ओके जी।